मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में है। इस संवाद से संबंधित संत कौन थे? तो ये थे नागसेन। नेक्स्ट है, वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भागदू के नाम से जाना जाता था? तो ये राजस्व संग्रह करता था। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? तो ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसका है यूनानी आय, फिर शक आय, फिर कुषाण आय। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान, मतलब इस टाइम ये कहाँ पर है? तो नेवासा का है महाराष्ट्र, इसमपुर का है कर्नाटक, डिडवाना का है राजस्थान और गुडियाम गुफा का है तमिलनाडु। खरीदादार कौन था? खरीदादार था परमाणु को बेचने वाला अधिकारी। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे संकेतित होती है? ये है आलमगीरपुर। उसके बाद है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में कहा गया है और वायु पुराण में गुप्तों की शासन प्रणाली पर बोला गया है। विष्णु, मौर्य, वायु, गुप्त। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? न्याय गौतम। तो उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, वैशेषिक महर्षि कन्नड़, सांख्य कपिल मुनि और योग पतंजलि। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें सही हैं? तो दोनों ही सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सशक्त साक्ष्य इस राजा के चांदी के सिक्के हैं। इन सिक्कों का वजन 33 ग्रेन होता था। उसके बाद गणेश का प्रतीक होता है रस्सी या फंदा। उसके बाद ये नेक्स्ट है, अधिकारी और उनके कार्य। तलार मतलब होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी और पट्टकोल का मतलब होता है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसधिपति होता है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधीप होता है चुंगी का रक्षक। उसके बाद ये है, सही सम्मिलित नहीं है क्या चीज़? तो सर्ववर्मन सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही सम्मिलित हैं। ईश्वर वर्मन जौनपुर शिलालेख और ईश्वर वर्मन जौनपुर शिलालेख, जीवित गुप्त द्वितीय देव बारनार्क शिलालेख, ईशान वर्मन हरहा पत्थर शिलालेख। तो ये गया ताम्रपत्र शिलालेख गुप्त साम्राज्य की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ताम्रपत्र शिलालेख है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जारी किया था। शिलालेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त इस प्रथम सहित कई अन्य गुप्त शासकों के नामों का उल्लेख है। गया ताम्रपत्र शिलालेख संस्कृत में ही लिखा गया है और यह 4 तांबे के पत्थरों पर खुदा हुआ है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभों वाले चबूतरे की विशेषता पाई गई है? तो अमरावती। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है? तो ये है 12वां शिलालेख। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव की आकृति या मॉडल मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से
नाव, मोहनजोदड़ो और लोथल से। जैसे एनवायरनमेंट में लोथिक और लैंटिक होता है। लोथिक मतलब नदी, नदी मतलब नाव, इसे याद करने का तरीका है। यहाँ पर है इसमें क्या चीज़ किससे मैच करेगा, तो रामानुज का है विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का है द्वैत और निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। उसके बाद तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थान है, तो इसमें सही नहीं पूछा गया था, तो सही नहीं है। वासुपूज्य का संवेद शिखर वाला सही नहीं है। ऋषभनाथ का अस्थापद ही कहा जाता है। नेमिनाथ का उर्जयंता ही कहा जाता है। महावीर का पावापुरी ही कहा जाता है। वासुपूज्य की को मोक्ष की प्राप्ति चंपापुरी भागलपुरी बिहार में हुई थी। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो इक्ष्वाकु। उसके बाद मौर्य युग के दौरान आधिकारिक एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? सड़कों का निर्माण। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? बीएस वाकणकर। उसके बाद ये महाजनपद उनकी राजधानियां हैं, तो मत्स्य की हो जाएगी विराटनगर, कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की हो जाएगी मथुरा, अस्मक की हो जाएगी पोटाली। फिर हड़प्पा स्थल है और भारत के राज्य हैं कि ये सब कहाँ पे हैं इस टाइम, तो बालू कहाँ है? हरियाणा में है, बालू हरियाणा। और मांडा है जम्मू कश्मीर में ही। और पडरी है गुजरात में। हुलास कहाँ है? हुलास उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप की थी, मतलब इसके फीचर एक टाइप से हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी थी। उत्तर वैदिक मतलब वेद काल जब जाने वाला था तो उस टाइम पे कौन सी थी? कृषि थी। ऋग्वेदिक कैसी थी? बिल्कुल देहाती थी। और मध्ययुगीन काल वाली कैसी थी? ये भूमि आधिपत्यवाद थी, मतलब भूमि से ज़्यादातर रिलेटेड थी। उसके बाद है किस जगह कौन सा चीज़ चलती थी? जैसे जजमानी है तो वो कहाँ कहाँ चलती थी? तो जजमानी जजमानी कहाँ चलती थी? जजमानी उत्तर भारत में ही चलती थी। और ये 12 बलुते कहाँ चलती थी? ये महाराष्ट्र में चलती थी। फिर मिरासी कहाँ चलती थी? मिरासी चलती थी तमिलनाडु में। मिरासी चलती थी तमिलनाडु में। अदादे कहाँ चलती थी? अदादे चलती थी कर्नाटक में। मतलब ऐसे याद किया जा सकता है, जो एक एक्ट्रेस हैं अदा, वो कर्नाटक में रहती हैं। जजमानी तो उत्तर भारत की ही थी। 12 बलुते हो गया।
बाराबलुते हो गया महाराष्ट्र, जजमानी उत्तर भारत, बाराबलुते महाराष्ट्र, और मिरासी हो गया तमिलनाडु। तो मीरा से मिलने के लिए बोल रहे हैं, तमिल मतलब मिलना, और मिरासी मतलब मीरा से। उसके बाद नेक्स्ट, ये बस याद करने का एक तरीका था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है? तो ये है मार्कंडेश्वर, या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है, ये भारतीय कैलेंडर के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, आधारित किस पे? शक संवत पे। अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के आधिकारिक उद्देश्य। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाज स्नेही। हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो ये खारवेला, हाथी खा रहा है, ऐसे याद किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य प्रदान करता है? बागौर। ऋग्वेद में कई अंशों में उल्लिखित अगन्या तो गाय है। उसके बाद इसको कब कब बने उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो सबसे पहले तो सप्त पैगोडा बना है, सप्त पैगोडा के बाद बना है महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर, फिर बृहदीश्वर मंदिर, फिर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। तो अगर ऐसे देख लिया जाए तो सप्त पैगोडा मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 725 ईस्वी के आसपास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्हें राजसिम्हा भी कहा जाता था। बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था, शिव को समर्पित था। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में उत्तर भारत में विजय के बाद राजा चोल के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रॉक कट गुफा में 11 सिरों वाली बोधिसत्व की छवि दर्शाई गई है? तो ये कन्हेरी है। उसके बाद ये पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली के प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार आमतौर पर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अगेन सबसे पहले पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली के प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार आमतौर पर चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। उसके बाद है बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बाकी सब तो सही है। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं। अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। ये शिलालेख हमें इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने के बारे में सूचित करते हैं। और बराबर पहाड़ी गुफाएं बोधगया से लगभग 40 किलोमीटर दूर 4 गुफाओं का एक समूह है। करण चौपर, सुदामा, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा। ये गुफाएं बहुत पुरानी है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के टाइम पे हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं बल्कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। अच्छा, ये लास्ट वाला रॉन्ग था, 6ठी नहीं, यहाँ 3री होगी। ये शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है क्योंकि राजस्थान भी एरिया में बहुत बड़ा है और मत्स्य भी बड़ा था। तो अगर वेल फिश की बात की जाए तो वेल फिश राजस्थान बड़ी जगह में रह सकेगी।
यहाँ पानी की नहीं, एरिया की बात हो रही है। गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन प्रथम। मिलिंदपन मेनेंडर और तक्षशिला शिलालेख, पट्टिका। उसके बाद है ये तीर्थंकर और संज्ञान, मतलब कि उनके एक तरह से सिंबल क्या क्या थे। तो ऋषभदेव सबके देख लेते हैं। ऋषभदेव आदिनाथ के बैल थे और अजीतनाथ का हाथी और संभवनाथ जी के घोड़ा, अभिनंदन नाथ जी का बंदर, सुमति नाथ जी के राजहंस, पद्म प्रभा का पद्म, पार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्रप्रभा का वर्धमान चांद, पुष्पदंत सुविधिनाथ का मगरमच्छ या मकर, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ का गैंडा, वासुपूज्य का भैंस, विमलनाथ भालू, अनंतनाथ महावीर का शेर, पार्श्वनाथ का सांप, नेमिनाथ का शंखा, नमीनाथ का नीला कमल, मुनि सुब्रत का कछुआ, मल्लीनाथ का कलसा, अरनाथ का नंदावर्त या मछली, कुंथुनाथ का बकरी, शांतिनाथ का मृग या हिरण, धर्मनाथ का वज्र, अनंतनाथ का दिगंबर के अनुसार शाही और विमलनाथ का भालू, वासुपूज्य का भैंस, श्रेयांसनाथ का गैंडा। उसके बाद है नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये रॉक एडिक्ट 13 से मिलता है। उसके बाद है ये पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसे मिली थी, तो ये समुद्रगुप्त को मिली थी। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके सूचक हैं, पुराण। फिर ये शासक और शीर्षक कौन थे, तो ये अशोक खुद को ही प्रियदर्शनी के नाम शीर्षक से बताते थे। समुद्रगुप्त, पराक्रांतक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। उसके बाद कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो नियार्कस आए थे, ओनेसिक्रिटस आए थे, अरिस्टोबुलस भी आए थे। और ये डेमस्कस एक यूनानी इतिहासकार था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आया था। डेमस्कस बैक्ट्रिया में रहा, जहाँ उसने सिकंदर के अभियान का इतिहास लिखा। वह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया और मौर्य वंश बिंदुसार के दरबार में राजदूत बन गया। उसके बाद देखना है कौन सी बुक किसने लिखी है, ये सम्मिलित करना है। तो लाइफ ऑफ पेंसोंग, हुई ली त्सियांग और हिस्टोरिका फिलिपिका पोम्पेयस स्ट्रोगस, इतिहास हेरोडोटस। द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है और यह रोमन काल से संबंधित है। इसमें सभी प्राचीन ज्ञान शामिल है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है, तो ये है मित्र। राज्य का सप्तांग सिद्धांत मौर्य साम्राज्य के विद्वान और मंत्री कौटिल्य द्वारा विकसित शासन कला का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि एक राज्य 7 भागों में बना होता है, तो वही बता रहे हैं। पहला भाग स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6ठा डंडा, 7वां मित्र।
प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? तो गाय मानी जाती थी। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो ये प्रादेशिक, प्रशासनिक और सैन्य गवर्नर होते थे। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो ये थे दंती दुर्ग। बेगार का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदमन फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति था? तो ये थे सुबुद्ध। मौर्य काल में सीता का अर्थ था राजकीय भूमि से राजस्व। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्रारंभिक घटना निम्नलिखित पाठ में पाई जाती है? तो ये ऋग्वेद में पाई जाती है। मीरात ए सिकंदर। मीरात ए सिकंदर ये है गुजरात विजय। मीरात ए सिकंदर गुजरात विजय। ये पुस्तक में क्या क्या सब्जेक्ट या क्या क्या चीज़ें लिखी हैं किसके बारे में, वही है ये। तो मीरात ए सिकंदर गुजरात विजय, और फिर है बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। उसके बाद है रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास है। उसके बाद है रियाज उल इंसा। रियाज उल इंसा क्या है? ये है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? जैनुल आबिदीन। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? ये मोहम्मद शाह। फिर ये गुलबदन बेगम कौन थी? इल्तुतमिश। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये इसमें से क्या चीज़ सही नहीं है? तो इसमें हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, तो यही गड़बड़ है। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, सही है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। उसके बाद पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करना है। कौन कब आया था? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20। बाजीराव प्रथम 1720 से 40। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। माधव राव फर्स्ट 1761 से 72। नारायण राव 1772 से 73। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो अजीजुद्दीन खान वह व्यक्ति है जिसने नगरकोट अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र दलील ए फिरोज शाही शीर्षक के तहत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन किए थे। फिरोज तुगलक जो भी बोलता था या फिरोज तुगलक की कुछ चीज़ें थी उनका अनुवाद किया था। ये दिल्ली के फिरोज तुगलक को सीखने में रुचि और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाना जाता था। उनके अभियान के दौरान संस्कृत पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह हासिल किया गया था। अजीजुद्दीन खान जो था वो इन संस्करणों का अनुवाद करने का काम इन्हीं को सौंपा गया था। उसके बाद ये है कवित्री और उनकी पुस्तक कौन किससे सम्मिलित नहीं है? ये गंगाबाई हैं, तो गंगाबाई गणेश देवलीला ये इनसे रिलेट नहीं कर रही हैं। बाकी सब सही है। सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता, और दयाबाई विनय मल्लिका। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी।
नक्शाबी। अब ये है, इसमें अपने मैच करना है किसने क्या बनाया। तो सुल्तानगढ़ी बनाया है इल्तुतमिश ने, लाल महल बनाया है बलबन ने, और जमात खाना मस्जिद बनाई है अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर ये इनकी विजयों को कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हुई थी गुजरात वाली, फिर रणथंभौर वाली, फिर चित्तौड़ वाली, फिर वारंगल वाली। टाइम देख लेते हैं। गुजरात 1299, फिर रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, वारंगल 1309 से 10। उसके बाद औरंगजेब की चीज़ें कब हुई थी, क्या चीज़ें कब हुई थी। तो सबसे पहला हुआ था बनारस के पास सूजा की विजय, ये सबसे पहले हुआ था। फिर धर्मत में विजय हुई थी। फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। फिर देवराई की लड़ाई हुई थी। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो ये मारवाड़ के थे। उसके बाद ये रागमाला, ये ग्रंथ और रचनाकार। तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रसकुमौदी, श्रीकंठ, राग विबोध, सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। किस मुगल शासक ने संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान बनारस के कविंद्र आचार्य सरस्वती को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये शाहजहाँ थे। उसके बाद क्या सही सम्मिलित नहीं है। तो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा नहीं है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा का नहीं बल्कि जौनपुर का शासक था। तो बाकी सब सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश, और राणा हमीर मेवाड़, और राणा हमीर मेवाड़, और राणा चुंडा मारवाड़। उसके बाद ये मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की ने स्थापना की। तो ये लाहौर। फवायद उल फवाद पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया अमीर हसन सिजजी ने। विद्वान और उनकी मेन पुस्तक अमीर खुसरो की नूह ए सिफिर, खजैन उल फुत्तू तुगलकनामा, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा जहांगीरी, तारीख फिरोज शाही, हसन निज़ामी की ताज उल नासिर। ये हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की तुलना में अधिक जानकारी है। और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। उसके बाद है ये मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएंसांग, अबुज ईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। उसके बाद इसमें बताना है कि कौन सी बुक पहले लिखी गई, कौन सी लेट, मतलब एक क्रोनोलॉजी बतानी है। तो सबसे पहले किताबुल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात ए नासिरी, फिर फतवा ए जहांगीरी। फिर ये 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा के टाइम पर औरंगजेब के गोलकुंडा के टाइम पर कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह 1687 में।
इसमें दोनों ही सही है। अकबर ने लड़के लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों से अलग अपनी इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। दीवाने तन, अब इसमें कौन सा अधिकारी, उसको कौन से कार्य दिए गए हैं, उनके कौन से कर्तव्य हैं। तो दीवाने तन में सबसे पहले जागीर व वेतन को देखना। उसके बाद मुस्तारफी में राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। फिर मुशर्रिफ में कार्यालय को संभालने के लिए। और वकीया नवीस में क्या हो जाएगा, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। इसमें क्या सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में स्थित थे। वह चिश्ती सूफी संत और शेख